तो सरकार जो ऊपर वाली सरकार, उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अब संसद क्या बनाती? सब के लिए कानून बनाती। बनाती कि नहीं बनाती? वो राज्य के लिए भी कानून बनाती, केंद्र के लिए कानून बनाती। तो हमारे यहां कानून बनाने वाली संस्था केवल कितनी बचती? एक बचती। तो ये जैसे कोई लोकसभा का चुनाव जीत जाती जो पार्टी, तो पुराने कानून वो क्या कर सकती थी? बदल सकती थी। उसको चैलेंज करने वाले राज्य में कोई सरकार नहीं होती, तो कोई चैलेंज कर पाता? नहीं चैलेंज कर पाता। ऐसे जहां पर जिन देशों में राज्य नहीं होते हैं, वहां पर चैलेंज करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो वहां पर सारे कानून कौन बनाती है? संसद। ऐसे ही देशों के संविधान वो कहते हैं अलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिखित का मतलब ऐसा नहीं होता कि लिखा नहीं है, लिखा होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये समझौता होता हम लोगों के बीच में कि कुछ हम मिटाएंगे कुछ आप मिटाएंगे, आप तो बिना हम आपसे पूछे मिटा सकते थे? नहीं मिटा सकते थे। तो ऐसे ही संविधान होते हैं जिन्हें अलिखित कहते हैं, वो भी लिखित होते हैं, लेकिन वहां पर बदलने की जो शक्ति होती है वो किसके पास केवल होती है? हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे यहां कहा गया कि भैया अपने अपने विषय पर सब काम करेंगे। जब अपने अपने विषय पर काम करेंगे तब संविधान को लिखना पड़ेगा कौन किसका काम है, और जब काम सबके अलग अलग लिखने पड़ेंगे तो उसे ही क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। अब जैसे ब्रिटेन में, जैसे अपने यहां मान लो कि ये कोई राज्य ना होता, तो बताओ ये सूची होती? ये सूची होती? सब विषय किसने होते? संघ सूची पर। तो भैया जैसे मान लो भाजपा की सरकार आ जाती, तो भाजपा कहती कि भैया अब हमारे देश में केवल हिंदू रहेगा, बाकी सब कल से जाओ अपने अपने देश ढूंढ लो जहां जा रहे ना हो, मान लो। तो कानून क्या कर देती? बदल देती। फिर अगली बार चुनाव होते और कांग्रेस आ जाती, वो कहती कि पड़ोस में जितने अन्य धर्म के लोग हैं सब कहां जाए? भारत में आ जाए। कल से क्या देंगे? नागरिकता। लेकिन क्या भारत में ऐसा कोई पार्टी करना शुरू करे तो क्या कर सकती है हमारे देश में? नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए सबकी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ब्रिटेन के यहां क्या नहीं है? राज्य नहीं है, इसलिए उनके यहां क्या कहते हैं संविधान को? अलिखित। जैसे इजराइल है, उनके यहां राज्य नहीं है, इसलिए संविधान को क्या कहते हैं? अलिखित कहते हैं। लिखे होते हैं लेकिन बदलने और जोड़ने की शक्ति किसके पास है? तो इसीलिए वो संविधानों कहते हैं अलिखित कहते हैं। और जिनको चैलेंज करने वाले राज्य होते हैं तो वहां पर संविधानों क्या कहते हैं? लिखित होते हैं। यहां पर बदलना जो काम होता है, संविधान को बदलना एक जटिल प्रोसेस होता है। अब जटिल प्रोसेस कैसे होता है? जैसे हमारे यहां जीएसटी एक कानून आया, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उसकी शुरुआत करी। अटल जी चले गए, मनमोहन सिंह लगे रहे कि जीएसटी शुरू हो जाए, शुरू कर पाए। फिर नरेंद्र मोदी आए तब जीएसटी शुरू हो पाई, क्योंकि जीएसटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीएसटी पारित कब हुआ? 2016 में। लागू हुआ 2017 में 1 जुलाई को। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा असम होगा ना, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे विधान है कि संसद भी कानून पास करे, फिर आधे से ज्यादा राज्य की विधायिकाएं पास करें, तब वो कानून हमारे देश में लागू होता है। तो हमारे यहां संशोधन के कई सारे प्रोसेस हैं, इसलिए हमारा संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। यह एक सीधी सीधी सी बात, जिन देशों में राज्य होंगे उनके संविधान कैसे होंगे, और जिनके राज्य नहीं होंगे अलिखित होंगे। पर अलिखित का मतलब कतई ये नहीं है कि लिखा नहीं होता है। जैसे बोर्ड में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसको मिटाना क्या है? आसान काम है। तो जिनके यहां संस्था एक होती है वो आसानी से बदल लेते हैं, और हमारे हर चीज को आसानी से आप बदल नहीं सकते। तो ऐसे ही संविधानों को कठोर और लचीला संविधान भी कहते हैं। जिनके यहां केवल एक संस्था है वो लचीला संविधान हो गया, मुलायम हो गया। और जैसे हमारे देश में या अमेरिका में बदलना हो तो लंबा प्रोसेस है, तो कैसा संविधान हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। तो दुनिया में पहला जो संविधान बनने का जो विचार आया वो एक आदमी था, उसका नाम था हेनरी मैन। क्या नाम था? कि भैया संविधान जो बनना चाहिए वो कैसे बने? संविधान सभा द्वारा बने। तो संविधान बनाने के लिए क्या जरूरी होती है? तो संविधान सभा का पहला विचार किसके अंदर आया? तो सबसे पहला विचार दिया है हेनरी मैन ने। ये कहां के हैं? ब्रिटेन के। अब बात आती है कि भारत का जो संविधान है उस संविधान को बनाने का विचार सबसे पहले किसके अंदर आया?
हमारे लोग तो संविधान जानते नहीं थे। जैसा राजा वैसा कानून, राजा बढ़िया वाला है तो बढ़िया कानून, खराब वाला है तो खराब वाला कानून, है ना। मुस्लिम राजा आ गए तो कहा जजिया दो, जकात दो। हिंदू राजा आ गए, उसने कहा आप जजिया आपको नहीं देना पड़ेगा। तो समय के अनुसार कोई विधान नहीं था। अब भारत में जो संविधान की मांग है वो सबसे पहले एक आदमी ने करी, उस आदमी का नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला संविधान की मांग कब करी थी? 1895। अब मांग भी करी और संविधान भी खुद बना दिए। संविधान एक आदमी अगर देश का बनाए तो बढ़िया संविधान होगा, गड़बड़ होगा। सबकी राय जरूरी है, लेकिन तिलक ने कहा कि हम देखो तुम लोग तो बना नहीं रहे अंग्रेज, तो हम ही बना के देते हैं कि कैसा संविधान होना चाहिए। उस संविधान का उन्होंने नाम रख दिया स्वराज विधेयक। तो आपसे पूछेगा स्वराज विधेयक कब प्रस्तुत हुआ, किसने प्रस्तुत किया? संविधान को मांगने वाला पहला भारतीय कौन हो गया? बाल गंगाधर तिलक हो गया। फिर समय बदला, और जब समय धीरे धीरे बदला तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वराज लिखा हुआ है। अब सबको लगने लगा कि स्वराज होना चाहिए। तो एक दिन साल है 1906 का, और कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है वो कहां पर है? कलकत्ता में। और अध्यक्ष जी का नाम है दादा भाई नौरोजी। ये खड़े हुए बोलने को और कहा कि हमें क्या चाहिए? अब स्वराज चाहिए। तो पूछेगा कौन सा कांग्रेसी था जिसने सबसे पहले स्वराज मांगा? दादा भाई नौरोजी साहब। किस वर्ष मांगा? 1906 में मांगा। फिर एक व्यक्ति है, 1921 की बात है, एक व्यक्ति का नाम है हसरत मोहानी। उसने कहा कि स्वराज कैसा चाहिए? अब अकेले स्वराज नहीं चाहिए, कैसे चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूछेगा पूर्ण स्वराज भारत में पहली बार किसने मांगा? हसरत मोहानी। यहां देखो पूछेगा स्वराज पहली बार किसने मांगा, और यहां क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कांग्रेस में पहली बार स्वराज किसने मांगा? दादा भाई नौरोजी। यहां पर पूछेगा पूर्ण स्वराज पहली बार किसने मांगा? फिर एक साल और आया, वो साल है 1929 का, और इस बार अधिवेशन कहां हो रहा है? अध्यक्ष का नाम है नेहरू नाम है। नेहरू ने कहा कि हमको भी क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। लेकिन ये कहां पर मांग रहे हैं? कांग्रेस के अधिवेशन में। तो कांग्रेस के किस साल के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांगा गया? तब उत्तर देंगे 1929। और यह अधिवेशन हुआ था कब? रात को ठीक 12 बजे। दिन में भी हो सकता था, लेकिन जैसे जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक रात के 12 बजे नरेंद्र मोदी जगे और कहा घंटी बजाएंगे हम और जीएसटी क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ऐसे नेहरू जी भी थे, उन्होंने कहा था कि अधिवेशन के अगर हमको अध्यक्ष बनाए हो तो इस बार कुछ नया करते हैं, और नया करने के चक्कर में अधिवेशन का बुलाया 31 दिसंबर 1929 को, ठीक आधी रात से शुरू होगा अधिवेशन। अब आधी रात को अधिवेशन शुरू होगा तो जो चीजें दिन में होती थी वो चीजें रात में हो रही हैं। तो राष्ट्रगान गाया जाएगा, राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा, झंडा भी फहराया गया। तो यही अधिवेशन है जब सब कुछ क्या किया गया? रात में किया गया। तो पूछेगा वह कौन सा अधिवेशन था जब तिरंगा रात में फहराया गया? लाहौर अधिवेशन। अब तारीख कितनी थी? 31 दिसंबर 1929। रात भर जब रत जगा करेगा आदमी तो सुबह सोएगा नहीं, तो कितनी तारीख को सोए? 1 जनवरी 1930 को। तो 1 तारीख को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर 2 जनवरी को सब फिर से बैठे, और 2 जनवरी को जब सब बैठे तो कहा कि एक प्रस्ताव देते हैं, और उस प्रस्ताव का इन लोगों ने नाम दे दिया, उसका नाम था स्वराज दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वराज दिवस। काहे की मांग काहे करी थी? पूर्ण स्वराज की। और हम पूर्ण स्वराज हमें मिला था, हम आजाद हुए थे। आजाद नहीं हुए थे फिर भी क्या क्या मनाएंगे? स्वराज दिवस मनाएंगे। और कब मनाएंगे? तो उन्होंने तारीख बता दी कि 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे।
अब 26 जनवरी 1930 को क्या बनाया गया? स्वराज दिवस। 31 को बनाया गया स्वराज दिवस। हर साल मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं? स्वराज दिवस। कब मनाते हैं? 26 जनवरी। पर हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त को। तो हम आजादी दिवस कब मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? अब वो वाली तो झूठी वाली थी, ये वाली 15 अगस्त वाली क्या है? पहले तो मना रहे थे केवल आत्मा की शांति के लिए मना रहे थे, अब वो रियलिटी वाली मिल गई हमें। तो हमारे लोगों का संविधान बनना शुरू हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा रेडी हो गया। तभी एक आदमी बोल पड़ा कि यार नहीं यार, वो स्वाधीनता दिवस की तारीख क्या हो रही है, हमारी गड़बड़ हो रही है। वो ऐतिहासिक क्षण था जब नेहरू ने ऐसा काम किया था, इसलिए संविधान को लागू ना करो। कब लागू करो? 26 जनवरी 1950 को लागू करो। इसलिए संविधान को क्या कर दिया गया? कुछ दिन के लिए टाल दिया गया, वरना 26 नवंबर 1949 को ही पूरा संविधान लागू हो सकता था। तो ये 26 जनवरी को क्यों नहीं लागू हो पाया? 26 नवंबर को, सॉरी, क्योंकि 26 जनवरी को हमने क्या मनाया था? स्वराज दिवस नहीं, स्वाधीनता दिवस या स्वराज दिवस कह सकते हैं। अब अच्छा, इसमें एक प्रश्न आ जाएगा कि संविधान की जो मांग है वो सबसे पहली बार किसने करी? तो मांग तो हमारे लोग कर ही रहे थे, गांधी जी भी आ गए थे, वो भी मांग करने लगे कि हमारे संविधान जो बनेगा हमारे लोगों की इच्छा के अनुरूप बनेगा। सब बातें सब कुछ कह रहे थे। एक दिन अंग्रेज बहुत नाखुश हो गए, उन्होंने कहा कि तुम में अगर दम है तो अपना संविधान जाओ बना के दिखाओ। उस आदमी का नाम था लॉर्ड बर्केनहेड नाम था। अब भारत वालों को चैलेंज दे दिया गया। जैसे अक्सर चुनाव जब होते हैं तो अक्सर देखते हो कि जब पार्टी जो चुनाव हार जाती है वो कहती है कि ईवीएम क्या हो गई है? हैक कर ली गई है। तो बीजेपी कहती है ऐसा? नहीं कहती। बीजेपी भी ऐसा कहती थी। जब वो 2004 में चुनाव हार गई, कांग्रेस जीत कर आ गई, तो उसने कहा ईवीएम क्या हो गई? हैक। अब वो जीत रही तो नहीं कह रही है, जब हार जाएगी तो वो भी कहेगी, है ना। तो जीत हार का बड़ा फर्क पड़ता है। जो नहीं जीत पाता तो कहीं ना कहीं कमी तो ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं, कई बार दिए होंगे पूर्व की परीक्षा, वहां पर 1 नंबर से संभवतः ही किसी का रुका होगा, सिलेक्शन रुका होगा 20 नंबर से 50 नंबर से, पर अक्सर हम लोग बताते हैं कि बस पॉइंट से चला गया हमारा, है ना। एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता तो हमारा आज हम वर्दी पहने होते। तो ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। तो अब मांग कई सारे लोग रहे और फिर एक दिन मांग को अंग्रेजों ने कहा कि भैया तुम बना कर लाओ संविधान। तो सब चुपचाप बैठे रहे, जैसे आप लोग बैठे हैं। एक आदमी ने कहा कि ठीक है, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। उसका नाम है मोतीलाल नेहरू। लेकिन बर्केनहेड फिर बोल पड़ा, उसने कहा कि 90 दिन में बनाना है आपको संविधान। अब टाइम में बांध दिया। तो 90 दिन में संविधान बनाने का प्रयास किया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। उस रिपोर्ट कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। कब आई थी? 1928 में। अब उसी के बाद ये क्या बना दिए गए? अध्यक्ष बना दिए गए। कौन? और रिपोर्ट कौन लेकर आया था? पापा लेकर आए थे। बेटे ने कहा कि नहीं, पापा सही रिपोर्ट नहीं लाए थे। तो नेहरू रिपोर्ट आई कब थी? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कब कर दिया गया? 1929 में। यानी लड़का ही नहीं मानना कि पापा सही संविधान बनाया, तो देश कैसे मानेगा? अब फिर मांग चली कि भैया संविधान दो, संविधान दो। एक आदमी खड़ा हुआ, उसका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। उसने अभी तक जितने लोग मांग रहे थे वो सब क्या मांग रहे थे? अब इसने कहा कि हमें संविधान तो चाहिए ही, बल्कि संविधान सभा चाहिए हमको। तो संविधान सभा की पहली बार मांग किसने करी? मानवेंद्र नाथ राय, जिसे एम.एन. रॉय साहब कहते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं। एम.एन. रॉय साहब ने मांगा। क्या मांगा? तो पूछेगा संविधान मांगने वाला पहला भारतीय बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा मांगने वाला पहला भारतीय मानवेंद्र नाथ राय। अंग्रेज फिर भी नहीं सुन रहे, लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अंग्रेजों को लगा कि यार जो मांग रहे हैं वो सब क्या कर लिया जाए? सुन लिया जाए, वरना आंदोलन कर देंगे। तो अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा। मिशन का नाम था अगस्त प्रस्ताव 1940। अंग्रेजों ने कहा कि तुम लोग बहुत सालों से क्या मांग रहे हो? संविधान। हम तुम्हारे संविधान की मांग को क्या करते हैं? स्वीकार। अब भारत वालों को लगा कि बहुत बढ़िया आदमी है, अब संविधान हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अंग्रेज केवल हमको टालना चाहते थे, इसलिए कह दिया उन्होंने। तो अब लगा कि अब संविधान बनने के लिए कुछ लेकर आएंगे। तो अगले 2 साल बाद एक मिशन भेजा, उसका नाम था क्रिप्स मिशन 1942। उसमें संविधान सभा और संविधान की कोई चर्चा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपको हम क्या देंगे? डोमेन स्टेट दे देंगे। डोमेन स्टेट का मतलब होता है कि राज्य में सरकार आपकी होगी और केंद्र में सरकार अंग्रेजों की होगी।
तो गांधी जी ने जब ये प्रस्ताव पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात इसके भुगतान की तारीख क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब हम तो मांग रहे हैं बहुत साल से पूर्ण स्वराज, और तुम दे रहे हो हमको, केवल राज्यों में अधिकार दे रहे हो। तो उसको क्या कर दिया, गांधी ने खारिज कर दिया। अब गांधी को लगा कि यार सिंपल तरीके से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इस बार जोरदार आंदोलन करते हैं। तो गांधी ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद महात्मा गांधी को खैर कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंग्रेजों ने खुद ही कह दिया कि हम भारत को 1948 में क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, और खैर और जल्दी कर गए हम लोगों को ना। तो फिर एक मिशन आया, उसका नाम है कैबिनेट मिशन 1946, और कहा गया कि ठीक है भैया, आप लोग क्या बना लो, अपना संविधान बना लो। और संविधान बनाने के लिए क्या बनाओगे आप लोग, संविधान सभा। तो पूछेगा संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। तो संविधान सभा की मांग करने वाला दुनिया में पहला व्यक्ति कौन था, हेनरी मैन। और संविधान की मांग करने वाला पहला भारतीय कौन था, और संविधान सभा की मांग करने वाला पहला भारतीय मानवेंद्र नाथ राय। कब मांगे थे, 1934 में मांगे थे। और अंग्रेजों ने संविधान की मांग को कब स्वीकार किया, अगस्त प्रस्ताव 1940। और संविधान सभा के लिए कौन सा मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन 1946। अब इसके बाद की बात बाद में करते हैं, पहले इतनी बात नोट कर लेते। यहां तक कुछ गड़बड़ लग रहा हो, ना समझ में आ रहा हो तो दोबारा बता दिया जाएगा, और गड़बड़ लगे एक दो बार तो और बताया जाएगा, है ना। ऐसा कोई कसम और शपथ हम नहीं लेके हम आपको 100 बार बताएंगे। 3-4 बार बताने के बाद हमको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं आएगा, तो कायम खोपड़ी पटके बहुत बार, है ना। तो चलते हैं, लिख लें तो लिखो सब। विश्व में सबसे पहले संविधान, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा बनाने का विचार, विश्व में सबसे पहले संविधान सभा बनाने का विचार, सीबीएसई बोर्ड का तो कोई नहीं है, अंग्रेजी में बता दें क्या, एक लोग चक्कर में नहीं बताएंगे, ज्यादा होते बता देते ना। विश्व में सबसे पहली बार संविधान सभा बनाने का विचार, विचार की जगह अंग्रेजी करना है, आइडिया कर लेना आप लोग ना, बहुत बढ़िया अंग्रेजी हमको आती है। सबसे पहला विचार किसको आया, हेनरी मैन। किसको आया था, हेनरी मैन को आया था, हेनरी मैन को आया था। अगला पॉइंट लिख लो, विश्व का पहला संविधान, विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन में बनाया गया था। विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन में बनाया गया था। तो जिसका संविधान पहले बना होगा उनके यहां क्या पहले बनी होगी, संसद ही बनी होगी, बनी होगी नहीं। तो पूछेगा सबसे पहले संसद कहां बनी, तो लिखो ब्रिटेन को संसद की मम्मी कहते हैं, जननी माता जो लिखना चाहो, ब्रिटेन को संसद की माता कहते हैं, ब्रिटेन को संसद की माता कहते हैं। इतना कंफर्म हो गया। अच्छा, ब्रिटेन में राज है तो उनका पूरा कानून कौन बदलेगा, जैसे कोई आदमी किसी की हत्या कर देता है उसको सजा मिलती है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जिसकी सरकार हो उसको लगे कि नहीं जो हत्या करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, कल वो संविधान क्या कर दे, बदलना चाहे तो संविधान क्या हो जाएगा उनका, बदल जाएगा। तो ब्रिटेन की संसद के बारे में एक कहावत है, जैसा भी पेपर में नहीं आई थी एक कहावत, 4 ऑप्शन को लेकर बड़ा विवाद हो गया ना पंडित जी को लेकर, है ना। तो अगला परीक्षा में आप लोग तैयार रहना, एक क्वेश्चन सिपाही में आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑप्शन होंगे उसके, जो शक्तिशाली होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, शक्तिशाली लोग चालाक होते हैं, शक्तिशाली लोग बुद्धिमान होते हैं, और चौथा ऑप्शन होगा ठाकुर, है ना। तो तैयार रहिए आप लोग ना, क्योंकि तो शुरुआत हो गई है तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने संविधान सभा में फिर पहुंचते हैं। तो संविधान सबसे पहले कहां बना,
संसद कहां बनी? ब्रिटेन में बनी। बन गई ब्रिटेन में संसद। अब उस संसद की जननी भी कहते हैं। अब ब्रिटेन की संसद के बारे में कहावत है, ये बता रहे थे, और कहावत से पंडित जी पर चले गए थे हम। तो कहावत कही जाती है कि ये जो संसद है, ये मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकती है, बाकी सब कुछ कर सकती है। यानी पूरा ब्रिटेन की संसद चाहे तो पूरा का पूरा क्या कर सकती है? संविधान बदल सकती है। आप में से कुछ लोगों ने दरोगा का भी पेपर दिया था ना? दिया था आप लोगों ने? ना हाथ ना उठाना, हम नहीं पूछेंगे, बढ़िया हुआ होगा आप लोगों का। तो वहां पर ना आप लोगों को कई सारे वाद पढ़ने होते थे। तो एक मामला था, आप लोगों ने सुना होगा, केशवानंद वाद का। तो एक हमारे देश में संविधान के मौलिक अधिकार को लेकर एक बार केस पहुंचा। उस केस का नाम था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, 1967 का मामला था। और उस वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3 पर संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो बढ़िया बात कह रहा था, लेकिन फिर मामला एक पहुंच गया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट, 1964 का मामला। उससे पहले पहुंचा था 64 वाला मामला। तो वहां पर कहा गया था कि संविधान के सभी भागों में क्या किया जा सकता है? संसद संशोधन कर सकती है। फिर हमारे देश में ना कई ऐसे लोग हैं जो सीधे चलते हैं, कुछ टेढ़े चलते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बीच का रास्ता मिलाते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा चल लेना, थोड़ा सीधा चल लेना। तो बीच का रास्ता निकालने वाली सरकारें बहुत रही हैं। तो कई बार हमारे देश में हमला हुआ करता था, और लोग जो नेता होते थे कह रहे थे कि इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन अब सरकार बदल के उसने कहते हैं कि अब निंदा नहीं, अब सीधा जो हमला किया है उस पर ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। तो लगातार लोगों में क्या आता है? बदलाव आता है। तो ऐसे ही हमारे देश में जो घटना घटी, तो एक बीच का रास्ता निकालने के लिए एक मामला पहुंचा केशवानंद भारती। उसने कहा कि संविधान में संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, पर पूरे संविधान की आत्मा को बदल नहीं सकती है। तो यह कैसा रास्ता था? बीच का रास्ता। इसी कहते हैं आधारभूत संरचना का सिद्धांत कहते हैं। तो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी आ सकता है कि संविधान के किस वाद में आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था? तो केशवानंद भारतीवाद में। फिर उसी के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले प्रस्तावना कभी बदला और उसके बाद भी बदला नहीं गया। भविष्य में भगवान बदल दे वो कोई अलग बात है ना। अभी तक तो कितनी बार? एक बार। तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत कहां से आया? अब ब्रिटेन की संसद में कुछ ऐसा है ही नहीं राज्य, तो उनके यहां सब कुछ कौन बदलेगा? तो एक नोट करके पॉइंट लिख लेना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट मृत व्यक्ति को जिंदा करने के अलावा, ब्रिटिश पार्लियामेंट मृत व्यक्ति को जिंदा करने के अलावा शेष सारे कार्य कर सकती है। मृत व्यक्ति को जिंदा करने के अलावा शेष सारे कार्य कर सकती है। तो मरे आदमी को जिंदा नहीं करेगी, बाकी फांसी वाले को कल से छुट्टी कर सकती है, हत्या करने वाले को इनाम भी दिला सकती है अगर कानून बदलना चाहे तो। वहां की संसद ऐसा करती नहीं, पर कर उसके पास शक्ति है ये वाली। अब अगली बात लिख लेते हैं, दुनिया का पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका द्वारा बनाया गया। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका द्वारा बनाया गया। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका द्वारा बनाया गया। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। इसीलिए यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। 7 अनुच्छेद हैं, इसीलिए यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। तो विश्व का सबसे छोटे संविधान का नाम क्या है? अमेरिका। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं ना? चलो फिर अगली बार लिख लेते हैं कि दिक्कत हो जाए आप लोगों को ना। तो एक नोट करके एक पॉइंट डाल लो आप लोग,
शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, मोनाको का है। मोनाको यूरोप का एक छोटा सा देश है। कहां का है? मोनाको का। मोनाको के संविधान में 3862 शब्दों का प्रयोग किया गया है और अमेरिका के संविधान में लगभग 7700 कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं। लेकिन अगर पूछेगा अनुच्छेद के आधार पर छोटा कौन सा है और शब्दों के आधार पर छोटा कौन सा है, तो इस बात को ध्यान रखें, 3862। अब आगे चलते हैं कि बड़ा किसका है, तो हमारा देश है। उसमें सब कुछ लिख लिया जाता है क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत फुर्सतिया टाइप के आदमी हैं, वो किसी ना किसी चीज पे क्या लगा लेते हैं, कमी निकाल लेते हैं। तो हमारे यहां कुछ चीजों को जोड़ना घटाना हमेशा पड़ता ही रहता है। जैसे हमारे यहां एक आर्टिकल है 21, जिसमें कहा गया जीवन जीने का अधिकार है ना, तो जीवन जीने का अधिकार था। अब एक दिन एक आदमी ने कहा कि यार हमको भारत में लग रहा है खतरा, कोई मार मूर न दे, इसलिए हम जाना चाहते हैं विदेश। तो ये भी क्या है, आर्टिकल 21 है। और वो पहुंच गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। उसको रोक लिया गया कि भाई नहीं जाओगे, आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते, पासपोर्ट आपका जब्त है। तो मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट की हमारा पासपोर्ट कैसे जब्त हो सकता है, हमको तो विदेश जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, विदेश जाने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, 21 में आता है। इनको अगर यहां गड़बड़ लग रहा है तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो तब से 21 का क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया और कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार और विदेश घूमने का भी अधिकार है। अगर देश में घूमना है तो आपका अनुच्छेद 19 है, पर विदेश घूमना है तो फिर एक लड़का था, उसको एक लड़की बहुत पसंद थी। अब उसके घर वाले नहीं रेडी हो रहे थे लड़की के शादी के लिए, तो लड़की लेकिन रेडी थी, वो लड़की को भगा ले गया और मामला कहां पहुंच गया, कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा कि भैया विवाह करने का अधिकार भी जीवन जीने का अधिकार है। किस आर्टिकल में? पर ध्यान रहे एक बात, लड़के की आयु 21 साल के ऊपर अगर है और लड़की आपको भगानी है तो 18 के ऊपर वाली होनी चाहिए। अगर धोखे से भी एक दिन अगर कम है तो बाकायदे पूरी व्यवस्था के साथ पुलिस आपको बेल्टों के साथ, पटा के साथ मिलेगी आपको। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ आपके अंदर विचार आए, विचार तभी आए जब सामने वाला रेडी हो। बहला फुसला के बिना ले जाना कि चॉकलेट दिलाएंगे आपको ना। तो यहां पर विवाह करने का अधिकार किस आर्टिकल में है, 21 में। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि यार जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है पढ़ाई लिखाई, जो आप लोग कर रहे हैं, तो उसको भी 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया। तो अब जैसे कोई कह दे कि यार आपको पार्टी दे और खूब राजभोग छेना रखे और आपके गले पर लग जाए, तो कई बार खाते खाते गले में लग जाता है आप लोगों को, और जैसे पानी सामने रखा हो, पानी गिलास उठाए, वो ढिड़का दे पानी आपका, तो पानी पीने के लिए पार्टी नहीं है। आदमी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, तो उसको मतलब खिलाते रहो, पानी ना दो, आदमी खत्म हो जाएगा। तो उसको पानी पीने का भी अधिकार है। अब जैसे आप किसी को घर में बुलाए, पैसा ऐसा सब कुछ दें उसको, वो बाकायदे जैसे वो झपकी मारे उसको पानी डालना एक बाल्टी, सोना नहीं है, आदमी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 10 दिन 15 दिन में खत्म हो जाएगा। अब सो नहीं पाएंगे तो पागल हो जाएगा। तो सोने का भी अधिकार है भैया, कैसे, 21। तो हमारे यहाँ कमियां ढूंढ लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बहुत चीजें कंफर्म करके लिखी गई, भैया ये भी लिख दो, एक लिख दो, तभी हमारा संविधान क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक आदमी ने कहा कि यार एक आदमी मतलब छक गया था लोगों को उत्तर दे देके, तो चुप बैठ गया चुपचाप। अब उसको लोग कोले पड़े कि नहीं, कुछ बोलो कुछ बोलो। तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है किस आर्टिकल में, चाहे पुलिस हो चाहे अदालत हो, अगर नहीं बोलने के बना तो जज के सामने ही मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं कर सकता आपका। हाँ अच्छा, बोलने का जो अधिकार है, बोलना है तो उसके लिए आपके लिए 19 है कि आप जितना मन करे, ऐसा भी नहीं है कि जितना मन करे बोलो, सामने भी गरियाओ, हमको बताएंगे तुमको, है ना। ये हम आपको कुछ कह दे तो कहो रास्ते को कोचिंग के बाहर मिलो हमको 2-3 लोगों के साथ, तो ऐसा ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। बोलने का अधिकार आपके पास है,
कि आप भैया संविधान हमसे पूछो, हम भी आपको जो पढ़ाए उस पर पूछें, और आपके पूछे गर्लफ्रेंड कितनी है, कहां पर बात चल रही है, तो ये भी हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं आता है। आपका भी नहीं आता कि भाभी कैसी है भैया ना, कहां गई थी, कल घूम रहे थे, कहां गए थे, तो ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये इनका पर्सनली अधिकार है, इनको मिला हुआ है कि भाभी के बहुत सगे देवर हैं तो इसलिए इनको अधिकार है भाई। तो चलते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। अधिकार हमारे यहां ज्यादा लिखे गए, सब चीजों को कंफर्म कर दिया गया। इसलिए संविधान कैसा हो गया, तो लिख लो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और दिन प्रति बड़ा हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ और ऐड करना पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। छोटा पूछेगा शब्दों में तो मोनाको बताना है, अनुच्छेद में पूछेगा तो या तो ऑप्शन ही नहीं देगा, या क्या देगा आपको ऑप्शन, या तो अमेरिका देगा तो मोनाको देगा, कर ले जाएंगे ना आप लोग, बिल्कुल तैयार हैं। अब आती है बात में कि हमारे देश में संविधान की मांग करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो आपको बताया गया था कौन था। तो देखो, भारत में संविधान की मांग करने वाले पहले भारतीय, भारत में संविधान की मांग करने वाले पहले भारतीय, भारत में संविधान की मांग करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में संविधान की मांग करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 1895 ईस्वी में, जिन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, जिन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। तिलक का एक नारा भी आप लोगों को याद होगा ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं छीन कर रहूंगा। ऐसा उन्होंने 95 में नहीं कहा था, 1916 में कहा था, लखनऊ अधिवेशन में कहा था, है ना। तो नारा अलग बात है, विधेयक क्या है अलग बात है। अब एक नोट डाल लेना, यहां भी है आप लोग, इसमें एक शब्द है स्वराज, विधेयक है कि नहीं है, तो विधेयक से पहले कौन शब्द है, स्वराज। स्वराज मतलब हमारा अधिकार, हमारे लोगों का अधिकार, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, शासन। और वो अपने इंग्लैंड से बनाते थे कानून, हमारे ऊपर थोप देते थे। उन्होंने कहा कि भैया, डलहौजी ने कहा कि राज हड़प नीति लेकर आया है, उसने कहा कि हमारे बच्चे नहीं है, तो कहा कि आपके बाद गोद वोद लेने का अधिकार नहीं है। बस सब फाइनल कौन कर रहे थे, अंग्रेज। अब जैसे ना कि जैसे सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आ जाए कि 2 बच्चों की पॉलिसी, कि सबके 2 बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा रोक लगा दे। अब रोक तो नहीं लगा सकती सरकार, है ना, तो सरकार सुविधाएं देने में क्या कर देगी, कमी कर देगी भाई, कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे भैया नौकरी नहीं मिलेगी उसको। लेकिन नौकरी की बातें साथ ही होती, इसे तो होती नहीं है ना। तो या उसको ना जो बोनस मिलते हैं वो रोक दिए जाए, कुछ ऐसा करेगी। वैसे छोटे लोगों के लिए चीजें बनाती है। ऐसे लालू प्रसाद यादव के पास खुद की एक क्रिकेट टीम है, 11 बच्चे हैं, लेकिन अभी ना प्रधानी का चुनाव आपको अगर लड़ना है आपके पापा को, तो अगर 3 बच्चे हैं तो नहीं लड़ सकते हैं, 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो छोटे मतलब कानून बना दिया ना बड़े लोगों ने, अपने लिए नहीं बनाया, छोटे लोगों के लिए कानून बना दिया, क्योंकि प्रधान नहीं बन सकते, लेकिन आप मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पहले समय देश का सौभाग्य है कि दोनों के एक बच्चा नहीं है, एक की तो शादी नहीं हुई है, तो इसलिए बच्चे कहां से होंगे, हो भी सकते हैं लेकिन जमाना दूसरा है। क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर। इसे बोल दो कि योगी पुलिस बहुत सक्रिय है, हमसे ना बुलवा देना, जो पता लगे कल हम टेढ़े होके आए यहाँ पे, 4 लाठी 3-4 पट्टा खाए हो, फिर संविधान कायदे से पढ़ाए आपको ना। चलो अच्छा, अब चलते हैं हम लोग, यहां तक पहुंच गए, कहां तक, स्वराज विधेयक तक। नोट करके एक पॉइंट लिखना है, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था।
स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। मतलब हमारा जो समाज था लगातार बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था? हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ रही थी, महिलाओं के अधिकार नहीं थे, महिलाओं के छोटे आयु में विवाह कर दिए जाते थे, बाल विवाह प्रथा थी, सती प्रथा थी, विधवाओं को दोबारा विवाह नहीं हो रहे थे, तो पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं था, सब नियम किसके लिए थे? तो एक आदमी आया, उसका नाम था राजा राममोहन राय। उसने कहा कि जैसे इंग्लैंड में सब कुछ होता है पश्चिमी देशों में, तो पाश्चात्य सभ्यता को क्या कर लें, सीख लें। तो दयानंद खड़े हो गए, उन्होंने कहा ना ना ना, पश्चात का सीखना है, हमको कहां सीख लेना है? भारत से। कहां से? वेदों की ओर लौट जाना है। हम लोगों से ज्यादा डेवलप थोड़ी कोई है, वेदों की ओर लौट जाएंगे तो है कोई डेवलप नहीं है। ऐसे आप कल्पना करो कि किसी महिला के एक से ज्यादा पति होंगे, ऐसा आपको सुनने में कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले ऐसा होता था। देखो द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, तो पहले सब संभव था। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले बच्चे यज्ञ करने सो जाते थे, कई कहानियों सुना होगा ना। तो उसके ऐसे नाम ने सुना होगा कि एक सुना होगा, शांतनु के पुत्रों के बारे में सुना होगा, चित्रवीर विचित्रवीर। सामने के किसी के सामने निकल जाने से बच्चे हो जाते थे। ऐसा कुछ संभव नहीं था कि सामने से निकल जाने से बच्चे हो जाएंगे, तो पूरा लीगल प्रोसेस होता था। लेकिन उसको एक उपमा दे दी गई, और उपमा क्या है कि हमारे यहां जिससे विवाह हुआ है, हमारे एक है ऋग्वेद, वहां पर एक प्रथा लिखी हुई, उसका नाम है नियोग। मतलब कि किसी के जिससे शादी, उससे बच्चे अगर नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं, तो उसके भाई से, परिवार के लोगों से बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो समाज में उसको बराबर का स्थान दिया जाता है। जैसे पांडु जी थे, है ना, पांडु कितने लड़के थे? 5। पर पांडु को श्राप था, किसी महिला को स्पर्श कर लेंगे तो मर जाएंगे। तो फिर ये सारा कारभार खुद कुंती ने ले लिया अपने ऊपर, और उनके 5 बच्चे हुए, 5 के 6 बच्चे हुए। एक बार तो उन्होंने कहा कि ट्राई करते हैं, वरदान सही है गलत है, तो शादी भी नहीं होती, तो कर्ण पैदा हो गया उनके यहाँ। तो हमारा समाज जो था प्रारंभ में बड़ा उच्च कोटि का था। जैसे आज किसी के साथ शादी हो गई, कल दूसरे के साथ कोई चला गया, तो पहले भी होता था, कोई नई बात नहीं। पर अब हमें ठीक नहीं लगता आप लोगों का, क्योंकि समाज जैसा होता है उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। और ये जो नियम अनुबंध होते हैं, ये पैसे के हिसाब से होते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग सिपाही नहीं, IAS बन जाओ, 2 साल बाद शादी करो, आप तीसरे साल छोड़ दो, 5वें साल फिर शादी कर लो, तो कोई कहने वाला, क्योंकि IAS है आप ना। अगर नौकरी नहीं लगी है और लव मैरिज का नाम ले लिया, तो पहले घर वाले ढूंढाएंगे, है ना। तो ये सब स्टेटस जो होता है, वो सिंबल होता है, कहां पर क्या करेंगे। तो कोई आपके मोहल्ले में IAS अगर हो और उसने लव मैरिज किया, और गांव वाले कुछ कहते हैं, कहते हैं नहीं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, सब चलता है ना, आज में कोई ऊपर नीचे नहीं चलता है, सब बढ़िया है। लेकिन आप अगर कह दो जाके, पापा से एक बार बात रखना जाके, तो जो पहनोगे चप्पल जूता, 1 मिनट सोचेंगे नहीं, तब तक आपके पड़ चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? दयानंद तक पहुंच चुके थे। अब लिखो, अच्छा, भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला पहला भारतीय, भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला पहला भारतीय, भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला पहला भारतीय मानवेंद्र नाथ राय साहब, मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय साहब। भारत में संविधान सभा की मांग करने वाला पहला भारतीय मानवेंद्र नाथ राय साहब। किस वर्ष मांगा है? 1934 में मांगा है। तो संविधान सभा की मांग किसके द्वारा करी गई है? एक, जैसे आप भारत में देखते होंगे ना, तो भारत की सेना को क्या कहते हैं? इंडियन आर्मी। अमेरिका की सेना को क्या कहते हैं? अमेरिकन आर्मी। कभी आपने सुना है कि चाइनीज आर्मी? नहीं सुना होगा। वहां पर क्योंकि एक पार्टी सिस्टम है, पार्टी की सब कुछ होती है। उनके यहां जो बैंक है वो भी पार्टी के है, उनके यहां सरकार भी एक है पार्टी, सामने कोई पार्टी नहीं होती। उसे कहते हैं कम्युनिस्ट सिस्टम कहते हैं उनके यहां। तो वहां पर छोटे चुनाव होते हैं, प्रधानी पार्षदी वाले, बड़े चुनाव नहीं होते। वहां 300-400 लोग चुन लेते हैं। कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे कि लिखा होगा शी जिनपिंग को अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति बना दिया गया, है कि नहीं बने? तो वहां चुनाव होने वाला कोई सिस्टम है नहीं। तो ये जो MN रॉय साहब हैं, वो इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। किस पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्टों की शुरुआत कहां से हुई थी? रूस से हुई थी। तो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का एक खाली भारत में आदमी मेंबर था, उसका नाम क्या था? और भारत में भी पार्टियां कैसी हैं?
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी का नाम सुना होगा सीपीआई, नाम सुने? तो ये सब पार्टियां कहां से आई हैं? रूस से प्रभावित होकर आई हैं। तो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो कहां से आया है? रूस से आया। और दुनिया में अधिकांश देशों में व्यवस्था कौन थी? सिंगल पार्टी सिस्टम। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो बाद में क्या ज्यादा प्रभावी हो गया? लोकतंत्र ज्यादा हावी हो गया। अब ज्यादा देशों में कौन सी प्रक्रिया है? लोकतंत्र है। पहले कौन सी प्रक्रिया ज्यादा थी? साम्यवादी या कम्युनिस्ट सिस्टम ज्यादा प्रभावित था। अब कम देशों में है। तो मानवेंद्र नाथ राय कब मांगे हैं? अब अंग्रेज कब मांग स्वीकार किए? तो इस बात को लिख लो, अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकार किया। अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। 40 से पहले केवल मांगते थे, 40 में पहली बार क्या कर लिया गया? सुना कि ठीक है बना लेना। मतलब बनाने नहीं दे रहे हैं, केवल कह दिया थे, टाल दिया कि ठीक है तुम्हारी मांग गलत नहीं, जायज है, और कब मिलेगी वो बाद में देखा जाएगा। वो बाद में देखा जाएगा, उसके लिए बाकायदे एक मिशन आया था। मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। कब आया था? तो एक मिशन का नाम लिखो, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। हेडिंग डालो चाहे नोट कर लो आप। कैबिनेट मिशन 1946 में कितने लोग आए थे? 3 लोग। एक का नाम था सर पैथिक लॉरेंस नाम। यही क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। पूछेगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम बताओ, तो क्या बताएंगे आप? कितने सदस्य था? तो 3। एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, और एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे। कितने सदस्य था? 3। ये लिख लोगे ना कि बोल लें? लिख लोगे? आंखों में समस्या हो तो बोल लें, सब लोग लिख लोगे? हाँ बहुत बढ़िया लोग। छूट तो नहीं रहा कुछ ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? सब समझ में आ रहा? भारत के हो, विवेकानंद के परिवार के हो सब लोग, तो कैसे एक बार में नहीं आएगा? आप लोगों जैसे ही विवेकानंद थे ना, वो एक बार सुनते थे सब याद हो जाता था। आप लोगों को इसे याद हो जाता है। आज पढ़ाया कल पूछ लेंगे, बिल्कुल तुरंत बताओगे आप लोग। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने से बड़ों को बहुत सम्मान करते हैं, जवाब नहीं देते, और हम लगते हैं आप लोगों को गुरु, और पूछ लिया तो आप जवाब नहीं देते हैं। बड़ों को जवाब कैसे देंगे आप? ये सौभाग्य हम ही लोगों को मिल रहा है इसमें। लिख गया? आगे चले हम लोग। तुम्हारा बहुत लेट दिखता है भाई। अच्छा 9-10 में मारे नहीं गए ना वहां पे? नकल कर बोली जाती थी, लिख लिए थे? पास हो गए तो लिख ही लिए हो गए। चलो अच्छा, एक पॉइंट लिखो। कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब डालो आप लोग हेडिंग संविधान सभा। संविधान सभा। अब संविधान सभा का पूछे गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन भारत ना आता तो संविधान सभा बनती? नहीं बनती। अब जब संविधान सभा बनने का नंबर आया तो कई लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि चुनाव करा लेते हैं। कैसा? प्रत्यक्ष।
तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो चुनाव हुए, अंतरिम वाले चुनाव हुए हैं। अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत को कब आजाद कर देंगे, 1948 में, और कहा इसके बाद हम आप पर शासन नहीं करेंगे, इसलिए हमारे अधीन होते हुए आप लोग आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हो। उस चुनाव को क्या कहा गया? अंतरिम सरकार, अंतरिम चुनाव कहा गया 1946 में। उसके बाद क्या आ गया? कैबिनेट मिशन। तो अब कैबिनेट मिशन में अगर चुनाव कराए जाते तो फिर खर्चा लगता। तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ क्या ज्यादा लोगों ने कहा कि चुनाव नहीं कराते हैं, चुनाव कराते हैं पर डायरेक्ट जनता के बीच जाकर नहीं कराते। तो जनता से लोग चुन कर आए हैं, उनसे चुनाव करा लेते हैं। जब जनता के चुने हुए लोग, अभी ना राज्यसभा के चुनाव हुए 2 दिन पहले, तो उस पर हम लोगों ने वोट किया था? नहीं किया था। अभी जैसे प्रधानी का चुनाव होगा तो वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चुनाव को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। और जब प्रधान को वोट डालोगे तो आपके मोहल्ले से एक आदमी खड़ा होगा, उसको कहते हैं बीडीसी कहते हैं। फिर वो जब चुन जाएगा तो फिर आएगा, मामला पहुंचेगा कि ब्लॉक प्रमुख कौन बनेगा, तो फिर आपको वोट देना अवसर मिलेगा। फिर वो बीडीसी लोगों को उठाएगा कि भैया आपको 5 लाख रुपए देंगे, 10 लाख 4 लाख क्षेत्र के हिसाब से, कई बार धमका के भी ले लेगा। तो वो पैसा देगा तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक प्रमुख। तो यानी ब्लॉक प्रमुख कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष। इसी सेम प्रकार से कहा गया कि चुनाव करा लेते हैं। कौन सा चुनाव? अप्रत्यक्ष। तो ठीक है, बात फाइनल हो गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जहां पर राजाओं ने कहा कि हम तो भैया राजा हैं, और हमारे यहां अगर चुनाव हो गया तो हम किस बात के राजा, तो हम चुनाव कैसे वाला भी नहीं होने देंगे, ना तो प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष। अब उनको मिलाना बहुत जरूरी था, तो उनके हाथ पैर जोड़े गए कि कहा गया भैया तुम जिसको कह दोगे वही कहां चला जाएगा? संविधान सभा। तो राजा ने कहा ठीक है हम कह देंगे, भेज देंगे, तुम जाओ बिना टेंशन के चले जाओ। तो फिर से कई नेता पहुंचे और कहा कि ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतना भेज दो, 10 लाख आबादी पर कितने आदमी भेजोगे? 1। तो पूछेगा अनुपात क्या था? 10 लाख आबादी अगर होगी तो कितने आदमी भेजेंगे? 1। इस हिसाब से आप भेज सकते हो, जिसको भेज दोगे उसे हम लोग स्वीकार कर लेंगे। तो अब राजाओं ने कहा कि चुनाव नहीं होगा, और जहां पर अंग्रेजों का शासन था 11 राज्यों में, वहां कहा गया कि चुनाव तो कराया जाएगा पर कैसा? अप्रत्यक्ष। और कुछ लोगों ने कहा कि भैया चुनाव अगर प्रत्यक्ष नहीं होगा तो हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। तो उन आदमियों के नाम लिख लो, आप लोग लिख लो। सैफुद्दीन किचलू, लिख ले, लिख चुके हो क्या? अच्छा लिख दें। अच्छा पहले चाहे संविधान सभा में कितने आदमी थे ये पहले लिख लो आप, ठीक? लिखा तो नहीं सैफुद्दीन किचलू? चलो अच्छा, संविधान सभा में कितने लोग थे? 389। तो संविधान सभा पूछे कि कुल कितने, आराम से लिखना, पहले बोर्ड की ओर देखना फिर लिख लेना आप, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। संविधान सभा में कितने लोग हैं? 389। ये 389 में कुछ लोग आए हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन था, उन्हें कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत उस समय कितने थे? 11। और इसी में शामिल थे कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब होता है जैसे केंद्र शासित प्रदेश। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4। तो प्रांतों से लोग आए कितने? 292। और 4 लोग कहां से आए? कमिश्नरी क्षेत्र से। कितने हो गए? 296। यहां पर हुआ था चुनाव, वो भी कैसा वाला चुनाव? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब कितने लोग हो गए? 296। ऊपर कितने लिखे हैं? अब इसमें क्या था कि राज्यों से लोग चुनकर भेजे गए होंगे, तो यहां पर सबसे बड़ा राज्य पूछेगा, सबसे बड़ा प्रांत। सबसे ज्यादा किस प्रांत से आए थे? तो आप जहां बैठे हो किस प्रांत में? उत्तर प्रदेश में। उसका पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत से कुल कितने लोग आए? 55। और इस 55 में 5 क्या थी? महिलाएं थी। यूपी से कुल कितनी महिलाएं गई थी? 5। टोटल महिलाएं 15 थी। यानी सबसे ज्यादा महिलाएं किस राज्य से गई? इसका भी उत्तर क्या दे दोगे? अब उस समय दूसरा सबसे बड़ा जो था उसका नाम था मद्रास। वहां से कितने लोग गए? 49। उस समय सबसे छोटा प्रांत पूछेगा कौन था? उस समय सबसे छोटा प्रांत था, उसका नाम था असम। कितने लोग गए?
तो पूछेगा कि ब्रिटिश प्रांतों में सबसे ज्यादा लोग किस प्रांत से गए थे? संयुक्त प्रांत। और ब्रिटिश प्रांतों में सबसे कम कहां से लोग गए? असम। अब बात करते हैं देसी रियासतों की। देसी रियासत से कितने लोग गए? कितने लोग गए? और इनमें क्या हुआ होगा? मनोनयन हुआ होगा। इसमें से पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस रियासत से लोग आए थे? तो सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत का नाम था मैसूर। क्या नाम था? यहां से कितने लोग गए? 7। दूसरे नंबर पर उसका नाम था त्रावणकोर। क्या नाम था? यहां से कितने लोग आए? 6 लाए। अब जो बता देगा 500 रुपए इनाम है। सबसे कम सदस्य किस रियासत से आए थे? नगद देंगे तुरंत। सबसे कम सदस्य किस रियासत से आए थे? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन लेंगे तो पैसा नहीं है। तो क्या लेंगे, पैसा के ऑप्शन? ऑप्शन तो पैसा होते हैं खत्म अब आपके ना। ठीक है, ऑप्शन है पहला हैदराबाद, जूनागढ़, बेल्लारी, या इनमें से कोई नहीं। जूनागढ़। ये बात बिल्कुल आप लोगों की गलत है ना, हैदराबाद है। अब ये है भैया ऑप्शन है उसमें 4 और आप लोग बैठे हैं 108 लोग, तो कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। तो चलो खैर, सही नहीं होने देंगे हम आपका, चाहे आप यहां पर 1000 लोग बैठे होते, क्योंकि मामला ऐसा है कि उस समय रियासतें कितनी थी? 563। कितनी थी? 563। और टोटल रियासतों से कितने लोग आए हैं? यानी हर रियासत से एक एक आता, तब भी कितने लिखे होते? तो यानी हर रियासत से एक एक, और 2 जगह से तो आप लिख लिए 7 और 6, यानी कि और कई रियासतें हो गई जहां से, तो लगभग 550 रियासतें ऐसी थी जहां से एक को आदमी नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि जैसे ये जितने लोग आप बैठे हो ना, जिसका नाम लिया हमने बेल्लारी, बेल्लारी में 27 लोग रहते थे और कहते थे कि हम देश बनाएंगे। शायद उनके परिवार के रहे होंगे और कह रहे थे हम देश बनाएंगे। तो सरदार पटेल समझाने गए कि 2 कंटा मारेगा दूसरे मोहल्ले वाला और आपकी रियासत का क्या कर लेगा? विलय कर लेगा। तो इसलिए भारत में शामिल हो जाओ। तो उसने कहा ठीक है शामिल हो जाएंगे, हम भी संविधान सभा में भेजेंगे। तो उन्होंने, सरदार पटेल ने समझाया कि 10 लाख पर भेजना है, 27 में थोड़ी भेजना है। तो अब वो कितने के नाम लिखोगे? कम में बहुत नाम लिख जाएंगे, इसलिए आपको 500 गए आपके। तो सबसे कम पूछे किस रियासत से है, तो आप गिना ही नहीं सकते हो। लिखते लिखते मतलब इसी में संविधान भर जाएगा हमारा। तो अब कम वाला तो भूले जाना है आपको। तो संविधान सभा में 389 लोग हैं। इसमें आपसे अगर पूछे कि महिलाएं कितनी थी, तो कितनी थी? 15। और उस 15 में से 5 कहां से हो गई? यूपी से। तो बची कितनी? तो 10 अलग अलग जिले से आई होंगी। अब ये त्रावणकोर क्या है? प्रांत है कि रियासत है? रियासत है। यहां से एक महिला आई, उसका नाम था एनी मस्करीनी। क्या नाम था? तो एक प्रश्न बन जाएगा कि संविधान सभा में एकमात्र मनोनीत महिला कौन थी? संविधान सभा में रियासतों से आने वाली महिला का नाम। दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? एक प्रश्न और बन जाएगा कि एनी मस्करीनी कहां से आई थी? त्रावणकोर से। कितनी महिलाएं थी? 15। यूपी से कितनी महिलाएं गई? 5। कितनी महिलाएं गई हैं? इस 5 महिलाओं में एक महिला का नाम था बेगम एजाज रसूल। तो पूछेगा संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। किस राज्य से गई थी? यह सौभाग्य है कि यूपी ने भेजा था। कहां से? संयुक्त प्रांत। उस समय नाम यूपी का क्या था? अब लिख लोगे आप लोग? कोई बताना पड़ेगा? बोल लें कि लिख लोगे? अगर अब ना लिख पाओ तो फिर नहीं लिख पाओगे। सामने लिखा हुआ उतार लो इसे। अभी तक कर कहा रहे थे? बोली तो रहे थे। मतलब फीस देते हो तो का डांस करने के लिए भी कहोगे कि थोड़ा भैया सर दिखाओ थोड़ा, मतलब पूरा एंटरटेनमेंट लोगे ना। लिख गया?
पीछे वाला से पूछ रहे हैं, बैठे हुए हैं पुरसद, आपके भी पीछे बैठे हुए हैं लोग। अगर ऐसे लगे कहीं पर समझ में नहीं आ रहा, लिखावट नहीं समझ में आ रही, तो कसम नहीं खाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, बोल देंगे हम। आज तारीख 18 तारीख है ना, इस महीने में कितने दिन है हम लोगों के पास? 13 दिन। 13 दिन, ये 13 दिन और तो छुट्टी ही पड़ेगी एक दो, तो अगली 12 तारीख को संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक, पर उसमें आपका बहुत सहयोग चाहिए, है ना? आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। हमारी तरफ से पूरा 100% मिलेगा सहयोग आपको, कि हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं होगी। उम्मीद है कि आप भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर छुट्टी हो जाए तो क्लास लाइव भी रहेगी, तो घर में नोट कर लेना आप लोग। टारगेट समय पूरा कोर्स खत्म करना है हम लोगों को ना। मई में से पहले, 15 मई से पहले पूरा सब कुछ खत्म हो जाए आपके पास, कुछ ना बचे आपका, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे संविधान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे कृषि हो, चाहे कला हो, संस्कृति हो, कुछ ना छूटे आपका। खेल कूद करंट सब इसी में समाहित है। ये बेगम एजाज रसूल क्यों लिखा है हम लोगों ने? क्योंकि मुस्लिम महिला थे, तो संविधान सभा में इकलौती मुस्लिम महिला का नाम बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में कुल कितने लोग थे? 389। निर्वाचन कितने लोगों को हुआ था? 296। मनोनयन कितने का हुआ था? 93। या रियासत से कितने आए थे? 93। और चुनाव लड़कर कितने लोग आए थे? 296। प्रांतों से कितने आए थे? 292। कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आए थे? 4। अभी हम लोग लिखेंगे हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने, सब कुछ लिखेंगे हम लोग। तो कौन सी महिला का मनोनयन हुआ था? एनी मस्करीनी। मस्करीनी किस रियासत से आई थी? यानी 14 का चुनाव हुआ था, एक का चुनाव नहीं हुआ। जिसका चुनाव नहीं हुआ उसका नाम क्या है? और आपकी सरोजनी नायडू भी गई थी संविधान सभा में, पर वो यूपी से नहीं, कहां से गई थी? बिहार से गई थी। सुचेता कृपलानी कहां से गई थी? यूपी से गई थी। पूर्णिमा बनर्जी कहां से गई थी? कमला बनर्जी कहां से गई थी? ये सब यूपी से गई थी। अब लिख गए आप लोगों का? सबका लिख गया? छूटा तो नहीं किसी का? अभी नहीं? अब नहीं लिखेगा, अभी नहीं लिखेगा तो कभी नहीं लिखेगा आप लोग। चलो अच्छा, आगे चलते हैं। संविधान सभा पर कुछ पॉइंट लिखते हैं। लिखो संविधान सभा का गठन। लिख लो, जो बोला जाए उसको लिख लो। ये बोर्ड ऐसे बना रहेगा, बाद में लिख लेना। बस बस ये ऐसा बना रहेगा, पहले लिख लो। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। अब जब गठन हो गया तो उसके बाद क्या बैठक का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो एक पॉइंट लिख लो, संविधान सभा की पहली बैठक।
संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इतना लिख गया। अब 1-2 मिनट कुछ नहीं लिखना है, केवल बातें सुननी है आपको। जैसे मान लो कि आप लोग छात्र नहीं, कक्षा नहीं आए, संविधान सभा है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं आप लोग। तो अब यहां पर जब 9 दिसंबर 1946 की तारीख है और सब लोग बैठे हुए हैं, इस बैठक में सबसे बड़े जो हैं वो हम ही हैं इस कक्षा में। तो अध्यक्ष बनने का जो ऑफर मिलेगा वो हम ही को मिलेगा। तो ऐसे में संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग आदमी था, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। अभी लिखना नहीं, पूरी बातें समझने वालों को। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाने का कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, देखो मास्टर साहब को अलग करते हैं, छात्र में जो बड़ा हो उसको कर लेते हैं। ऐसे संविधान सभा में कहा गया कि बुजुर्ग ज्यादा हैं, काम कम कर पाएंगे, इसलिए अध्यक्ष दूसरे को बनाते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग पढ़े लिखे लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि देखो फ्रांस का जब संविधान बना था तो फ्रांस में जो बड़ा था उसी को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो कहा कि फ्रांस वाली परंपरा भी कहती है, भारत की परंपरा भी कहती है कि जब शादी बारात होता है तो बाबा को बैग पकड़ाया जाता है कि मालिक बन जाओ अपना, जो बड़ा होता है। या तो खर्चा ज्यादा किया होगा उसको बनाया जाएगा, जैसे फूफा टाइप के आदमी नाराज हो जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। लेकिन कई लोग समर्थन में थे, कई लोग क्या थे, विरोध में भी थे। अब 9 तारीख को कहा गया कि डॉक्टर साहब क्या बन गए, अध्यक्ष। सब लोग एक तरफ से, कितने लोग, 388 लोग माला लिए टहल रहे, लड्डू लेके कि डॉक्टर साहब पहनाया, माला लड्डू खिलाया, और लड्डू हो गए ज्यादा। तो अगली बैठक जो एक दिन ब्रेक करके थी 11 दिसंबर 1946 को, सब बैठ गए आके कि चलो अब शुरू करते हैं, हम लोग बैठक शुरू करते हैं। तो कहा गया अध्यक्ष जी आ जाए, फिर बैठक शुरू हो। अब अध्यक्ष जी आ ही नहीं रहे हैं, टेलीफोन था नहीं कि मोबाइल नंबर वीडियो कॉल करते, क्या कर रहे हो अध्यक्ष जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। लोगों को लगा कि लेट हो गए होंगे, जाम में फंस गए होंगे, आ रहे होंगे। अब बच गया लगभग 2:30-3, तो कहा गया कि यार पता करो। तो पता करने के लिए लोगों को भेजा गया और गए लोग। तो पता लगा कि वो आज नहीं आ पाएंगे और आगे भी नहीं आ पाएंगे, लड्डू ज्यादा हो गए हैं। और पहले जिन लोगों ने कहा था कि ना बनाओ इनको, वो लोग और जोर से बोलने की हमने पहले कहा था कि बुजुर्ग आदमी को बना दिया है तुमने, अब बनाओ संविधान। अब संविधान बहुत मुश्किल से बनना शुरू हुआ है। अब जिसको अध्यक्ष बनाया वो आ नहीं रहा है, तो रेडी कौन बोले, गो कौन बोले, है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, आज दूसरा बना लेते हैं, इस आदमी को हटा ही दो। तो सच्चिदानंद सिन्हा किस तारीख को बने, 9 को बने। कितने दिन रह पाए, तो संविधान सभा में एक दिन का अध्यक्ष कौन था। अब एक दिन का रहेगा तो स्थायी तो होगा नहीं, टेम्परेरी मान लिया जाएगा। बनाया उन्हें टेम्परेरी नहीं गया था, बनाया पार्लियामेंट के लिए गया था। लेकिन इसी को कह देगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछेगा एक दिन का अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अब बैठक कौन सी तारीख की है, 11 तारीख को। तो कहा गया एक आदमी बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा सुलझा हुआ आदमी है। जब सुभाष चंद्र बोस ने 39 में इस्तीफा दिया था तब कांग्रेस को संभाल ले गया था, अजात शत्रु है, इसका कोई विरोधी नहीं। तो कैसा करते हैं, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दो। राजेंद्र अगर अध्यक्ष बनेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा को जब पता चलेगा तो सिन्हा साहब नाराज नहीं होंगे। तो राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। तो संविधान सभा का दूसरा अध्यक्ष कौन हो गया। और फिर जब अध्यक्ष बन गए तो इस दिन फिर कहा गया माला लाओ भैया, अध्यक्ष जी को पहनाया गया। उस दिन भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब निकलने वाले थे गेट से सब लोग, तब एक आदमी ने खड़ा हो गया कि यार एक समस्या और है, मान लो कि राजेंद्र प्रसाद अगले दिन 13 तारीख को ना है, तब क्या करेंगे। उसने कहा कि यार नहीं है तो फिट आदमी आएंगे। उसने कहा कि मान लो बीमार हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो ना आए, तब क्या करोगे। तो उसने कहा कि एक काम आज लगे हाथ और कर लो, एक उपाध्यक्ष बना लो। तो फिर एससी मुखर्जी साहब को क्या बना लिया गया, उपाध्यक्ष। लेकिन एक दिन फिर एक जटिल समस्या फंस गई। 17 अक्टूबर 1948 को ना तो अध्यक्ष जी थे ना उपाध्यक्ष था। तो फिर कहा गया एक और उपाध्यक्ष बनाओ। तो फिर वीटी कृष्णमाचारी को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे, 2। तो पहली मीटिंग कब हुई, 9 को, और दूसरी वाली कब हुई, 11 को हुई। तब 13 तारीख को कार्यक्रम शुरू हो पाया। 2 दिन केवल माला और फूल में चले गए। तो 13 दिसंबर को एक आदमी बहुत दिन से पहले तैयार किया होता कि भैया हम सबसे पहले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले उन्होंने शुरू कर दिया कि भैया हम
प्रस्तावना को प्रस्तावना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कह रहे हैं उद्देशिका कहेंगे। तो हमारे संविधान में जहां पर हम बार बार बोल देते हैं प्रस्तावना, वहां प्रस्तावना नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सब ने ताली बजाई कि बहुत बढ़िया लिखा है आपने, कितना अच्छा लिखते हैं आप, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 में। यहां तक बातें समझ में आ रही है हम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब 46 है, दिसंबर चल रहा है, अगला साल जो आएगा वो 47 का। अब ये सब कुछ चल रहा था, ये कितने लोग हैं? 296। इनमें चुनाव हुआ होगा, इनमें तो चुनाव नहीं हुआ है। कितने लोग हैं? 389। इस 389 में कांग्रेस के कितने लोग हैं? अच्छा, किसी बहुमत को, किसी बिल को पास करना है तो कितने वोट चाहिए? आधे से एक ज्यादा। 389 का आधा से एक ज्यादा करो, उससे ज्यादा किसके हैं? कांग्रेस के हैं। मान लो 400 अंक होता तब भी कांग्रेस के ज्यादा थे। तो संविधान जो बिल लेकर आएगी कांग्रेस, उसी का बिल क्या हो जाएगा? पास। मुस्लिम लीग के कितने थे? 73। रियासत के कितने थे? ये दोनों अगर मिल भी जाएं तो कुछ रोक नहीं पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि भैया हम संविधान सभा में भाग। तो पूछेगा संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने और रियासतों ने। तो ये दोनों बहिष्कार करने लगे। इसीलिए पहले दिन केवल 211 लोग आए थे। कितने लोग? फिर काम शुरू होगा कि संविधान बनाते हैं। अब ये लोग क्या कह रहे थे कि हम संविधान नहीं बनाएंगे, या हमारे लिए कुछ स्पेशल पावर दो, हमारे लिए मुस्लिमों के लिए अलग चुनावी प्रक्रिया अपनाओ। तो ये चीजें कांग्रेस कह रही थी ये नहीं होने देंगे हम। तो मुस्लिम लीग कह रहे लगे भैया फिर हमको क्या दे दो, आप क्या दे दो? पाकिस्तान। तो वो लोग पाकिस्तान के चक्कर में पड़ गए और एक दिन पाकिस्तान उन लोगों ने बना लिया। तो हमारा देश भी आजाद हो गया, पाकिस्तान ही बन गया। सब 15 अगस्त 1947 तक सब कुछ मामला कंप्लीट हो गया। अब हमारे देश से कितने लोग चुने गए थे? 389। अब हमारे देश से ही पाकिस्तान बना है, इसलिए लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किस तारीख के बाद? 15 अगस्त 1947 के बाद। तो 15 अगस्त के बाद कुछ लोग कहे कि भैया हम जा रहे हैं कहां पर? पाकिस्तान। और कुछ लोग चुने भी गए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान बन गया तो बन गया, हम नहीं जाएंगे भैया। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर, वो चुने गए थे बंगाल से, और वो बंगाल जो था वो पूर्वी बंगाल था, वो बन गया उस समय पूरी पाकिस्तान, जिसे आजकल बांग्लादेश कहते हैं। तो वो या तो पाकिस्तान चले जाते तब तो ठीक रहता, लेकिन वो कहा कि भैया हम नहीं जाए, हम कहां संविधान बनाएंगे। तो उनके लिए फिर एक सीट छोड़ी गई एम जयकर द्वारा बंबई की, और फिर से उनका निर्वाचन कहां हुआ? मुंबई से। तो पूछेगा कौन सा संविधान सभा में व्यक्ति था जिसका 2 बार निर्वाचन हुआ? अंबेडकर का। अंबेडकर जी पहले कहां चुने गए? बंगाल से। दोबारा कहां चुने गए? बंबई से। तो एक आदमी फाइनल हो गया। अब कहा गया कि भैया देखो गिनते हैं कितने लोग चले गए और कितने लोग बचे हैं। तो एक लास्ट डेट बना दी गई, वो डेट है 31 अक्टूबर 1947। कितनी तारीख है? तो पूछेगा संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947। तब उस दिन देखा गया कि 90 आदमी छोड़कर चले गए। तो 90 घटा देंगे, कितने लोग बचेंगे? 299 लोग बचेंगे। तो पूछेगा हमारे संविधान को अंतिम रूप देने वाले लोग कितने थे? 299। या संविधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात कुल कितने लोग थे? 299 लोग थे। एक लोग चले जाओ ऑफिस। कौन जाएगा ऑफिस? ऑफिस से इधर बुला लो एक लोगों को, यहां से खत्म भी तो करना पड़ेगा। चले जाओ उधर, सबसे साइड में जो बैठे हो चले जाओ। तो ये खोलना और बंद करना हमको नहीं आता भैया। तो अब चलते हैं हम लोग, कितने लोग हो गए? 299। इन्हीं लोगों ने क्या किया? हमारा संविधान बनाया है। और इन्हीं लोगों ने एक दिन कहा कि संविधान हमारा क्या हो गया? बनकर रेडी हो गया। और सब ने मान लिया कि रेडी हो गया होगा। कब कहा? 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान कब बना? इसी दिन क्या मनाएंगे? संविधान दिवस मनाएंगे। सब कुछ फाइनल हो गया। लेकिन एक दिन फिर एक आदमी को याद आया कि यार सबसे बड़ा बवाली काम जिसको हमने रोक दिया था उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करी गई, वो है राष्ट्रगान, वो है राष्ट्रीय गीत। तो इनको तो फाइनल कर लेते हैं, इसलिए फिर एक बैठक बुलाई गई 24 जनवरी 1950 को।
तो ये बहुत बढ़िया हुआ था कि संविधान लागू नहीं हुआ 26 जनवरी, तो हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत ना होता। तो फिर 24 जनवरी को फाइनल किया गया कुछ बातें।